नमस्कार, स्वागत है मेरे सभी छोटे बहन भाइयों का आपने अपने चैनल पे। तो अब मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ दिल्ली पुलिस के मेडिकल के बारे में। भाई, दिल्ली पुलिस के मेडिकल में क्या क्या होगा, क्या क्या आपका चेकअप होगा, ये सारी जानकारी ले लो, क्योंकि अभी मेडिकल होने में 15-20 दिन का समय है। और तब तक अगर कोई आपको अपने अंदर ऐसी कोई कमी लगती है तो आप उसे ठीक कर सकते हो या कोशिश कर सकते हो ठीक करने की। तो इसके लिए आप ये पूरा देख लीजिए चेकअप कि क्या क्या चेक किया जाएगा। और ये जानकारी ऐसे ही नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि भाई मैं खुद आके बता रहा हूँ, वैसे ही आप सभी जानते हैं। तो खुद मैंने दिल्ली पुलिस का फिजिकल मेडिकल दिया था 2012 में। 2011 में मैंने आर्मी का मेडिकल दिया था रोहतक वाली भर्ती में। और उसके बाद 2 बार CPO SI का मेडिकल मैं दे चुका हूँ। और अब हेड कांस्टेबल का मेडिकल है। सिलेक्शन के बाद मेडिकल होता है दिल्ली पुलिस में डिपार्टमेंटल। सिलेक्शन हो जाने के बाद करीबन 6-7 महीने लग जाते हैं, उसके बाद मेडिकल होता है। अब तो काफ़ी टाइम लग रहा है क्योंकि हमारा मेडिकल तो काफ़ी लेट करा रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से मेडिकल बीच में हो ही नहीं पा रहे थे। खैर कोई बात नहीं, ये एक अलग बात है, वो आपस की बातें हैं। तो मेडिकल मैंने 4-5 बार लगभग हर डिपार्टमेंट में दे लिया है। आर्मी का भी दिया है, दिल्ली पुलिस का भी दिया है, और CPO में SI का SSC के थ्रू भी दिया है। तो अब मैं आपको पूरी जानकारी आपको दूंगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अपनी वीडियो लास्ट तक देखें। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई शक नहीं रह जाएगा आपके मेडिकल के बारे में। और फिर भी कोई शक रह भी जाता है, किसी भाई के मन में कोई शंका रह जाती है, तो बाकी दूसरों की तरह ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देता। मैं तो जो ज़्यादा बच्चे ज़्यादा जिज्ञासु हैं, जिनकी कोई बात समझ में नहीं आती, उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देता हूँ। बिल्कुल 100% जानकारी देता हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ चैनल पे आके वीडियो बना के निकल जाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बच्चों की शंकाओं को दूर करना है, उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाना है। तो दोस्तों चलो चलते हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपके साथ पूरे एक परिवार की तरह, एक दोस्त की तरह जुड़ते हैं, ना कि एक यूट्यूबर की तरह। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लो, ये आपका अपना ही चैनल समझो। और अब मेडिकल की जानकारी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस जो मेडिकल किए जाएंगे हॉस्पिटलों में होते हैं। तो भाई ऐसी कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले तो आपको रिलैक्स होकर जाना है। कई बच्चे क्या है कि मेडिकल के नाम से डर जाते हैं, जैसे फिजिकल के नाम से डर जाते हैं ना। फिजिकल करने जाते हैं, ग्राउंड में बैठे हैं, दौड़ शुरू भी नहीं हुई, पसीने आ रहे हैं, घबराहट बढ़े, हार्ट बीट बढ़ी हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना भाई, क्योंकि ये भी आपके नुकसान कर जाएगी। मैं बताऊंगा कैसे नुकसान कर जाएगी। अब शुरू करते हैं कैसे। आप मेडिकल देने के लिए जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। अब आपका मेडिकल शुरू किया जाएगा, तो सबसे पहले आपके यूरिन के सैंपल लिए जाएंगे। आपने देखा होगा कभी भी कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है या कोई चेकअप कराने के लिए जाता है किसी बीमारी के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले उसके यूरिन के और ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं। सेम प्रोसेस वहाँ पे है, आपके यूरिन के और ब्लड के सैंपल वहाँ पे ले लिए जाएंगे जाते ही, क्योंकि वो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देते हैं कि इनमें कोई बीमारी तो ऐसी नहीं है, कोई जेनेटिक बीमारी ऐसी हो या कोई और बीमारी ऐसी। खून से और यूरिन में पता लग जाता है आपको कैसी कैसी बीमारियां हैं, पता है ना, क्या कैसे बीमारी चेक हो जाती है। तो भाई उनसे लगभग खून में सभी पता लग जाता है, बल्कि खून से तो आपके हार्ट से संबंधित बीमारियों को पता चलता है। ज़्यादा लिपिड प्रोफाइल का जो टेस्ट होता है उसमें हो जाता है इसका। तो ये आपके यूरिन और ब्लड का सैंपल जाते ही ले लेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना, वो अपने आप चेकअप करके रिपोर्ट बता देंगे कोई बीमारी है या नहीं है। उसमें आपका कुछ नहीं करेंगे, बस यूरिन और ब्लड का सैंपल। यूरिन के आपको अपने आप दे देंगे, भाई अपना यूरिन इसमें कुछ वो बोतल वगैरह है उसमें छोटा से, उसमें स्टोर करके आप दे दो। ब्लड का सैंपल वो निकाल लेते हैं। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट मेडिकल का चलता है वो कौन सा चलता है? ENT का चलता है भाई। ENT जानते होगे आप। ENT ये जो अपना हिस्सा है, ईयर नोज टिथ माउथ कहा जाता है जिसमें। तो भाई सबसे पहले आंखें चेक होंगी आपकी। तो आंखें आपको पढ़वा के देखेंगे, सामने लिखा होगा, वो हो सकता है इंग्लिश में लिखा हो सकता है हिंदी में लिखा हो सकता है कुछ भी ना लिखा हो, कोई आकृति लिखी हो, जैसे वो ई दिखाते हैं, बड़ी ई छोटी। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ आपको दिखा सकते हैं। अगर आपकी आई साइट ठीक है वो तो आप पढ़ दोगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो वो दोनों आँखों से चेक करेंगे। एक बार इस आँख पे वो लगा देंगे आपका, इस आँख का आई साइट चेक की जाएगी, फिर इस पे लगा देंगे, इस आँख की आई साइट की चेक की जाएगी, फिर दोनों आई साइट आँखों की आई साइट चेक की जाएगी। तो ये आपकी आँखों की हो जाएगी 6/12 आपकी आई साइट चल जाएगी। और इसके आगे आई साइट आपकी चेक होगी। आइए, तो आप चेक करा भी सकते हो किसी भी चश्मे की दुकान पर जाकर, किसी भी हॉस्पिटल में। अगर आपको कोई शक है कि मेरी आँख कमज़ोर है तो वहाँ आपको बता देंगे कि आपकी आई साइट कितनी है। उसके बाद होता है CB, कलर ब्लाइंडनेस। ये
एक ऐसी चीज़ है, सबने सुना होगा कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हर भर्ती में जब जो भी कोई बेल्ट से संबंधित जॉब करने की बात होती है तो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में ज़रूर जिक्र होता है। कलर ब्लाइंडनेस को हिंदी में वर्ण अंधता बोलते हैं। वर्ण अंधता किसी स्पेसिफिक कलर के प्रति कोई कलर दिखाई ना देना, और मोस्टली हरा और लाल रंग के प्रति सबसे ज़्यादा है अपने हिंदुस्तान में, बल्कि वर्ल्ड में माने तो पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादा होती है और हरे और लाल रंग के प्रति ज़्यादा होती है। इसको चेक करने का क्या तरीका है? घर पे ही चेक कर लोगे, अभी चेक कर लोगे। जैसे मेरी वीडियो देखोगे, पूरी देखने के बाद ही आप अपनी कलर ब्लाइंडनेस चेक कर लोगे। मैं बताता हूँ कैसे चेक करोगे। प्ले स्टोर पर जाएं, उस पर आप कुछ भी लिख दें, जैसे कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट बुक लिख दें, तो नीचे काफ़ी सारी बुक खुल जाएंगी। उनमें से किसी को भी आपको जो आपको अच्छी लगे वो डाउनलोड कर लें और उस पर चेक करें। वो आपकी नंबरिंग भी बता देंगे आपको कलर ब्लाइंडनेस है नहीं है तो कितना %, है किस कलर के प्रति है। तो ये आपको किसी डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आपके पास आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है, उसी पे आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट चेक हो जाएगा। फिर भी कोई शक रहता है तो नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके 5 रुपये की पर्ची कटा के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चेक करा सकते हो। बाकी आपके फ़ोन पे चेक हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। आपकी आँखों में मोत या बिंद ना हो, रतौंधी का रोग ना हो, ऐसा कोई रोग ना होना चाहिए, आँखें बिल्कुल वैसे स्वस्थ हों। ये हो जाएगा आपका आँखों का टेस्ट। आई टेस्ट हो गया। कलर ब्लाइंडनेस की मैंने बता दी। और कुछ भाइयों के लिए मैं वैसे बता देता हूँ, कुछ यकीन करें ना करें। कलर ब्लाइंडनेस अगर किसी को थोड़ा बहुत है भी तो एक दवाई आती है। आप अब कोई कहेगा कि कलर ब्लाइंडनेस की कोई दवाई नहीं होती, होती है भाई। कुछ 1% अगर किसी लोगों को है, किसी बच्चे को थोड़ा कलर ब्लाइंडनेस है, वो ठीक हो जाता है। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो एक सरदार जी हैं, वो दवाई बनाते हैं। मैं उनका दवाई का ब्रांड भूल गया क्या नाम है, लेकिन वो दवाई 101% काम करती है, क्योंकि मैंने उस दवाई को किसी पे आजमा के देखा है। उस आदमी को कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा था, कलर ब्लाइंडनेस में प्लेट पढ़ने में दिक्कत आ रही थी। वो दवाई डालने के बाद उसने वो प्लेटें पढ़ी। तो आप एक बार यूट्यूब पे जाके सर्च कर लें। अब मैं बीच में सर्च करके क्या बताऊँ, वो दवाई का नाम मेरे दिमाग से निकल गया है। बाकी यूट्यूब पे कलर ब्लाइंडनेस की दवाई डालते ही वो वीडियो खुल जाएगी। सरदार जी है, उनका कोई ब्रांड है, 80-85 रुपये की ड्रॉप आती है। वो असर करती है 10 से 20%। जिसके कलर ब्लाइंडनेस होती है थोड़ी होती है, जिनमें 10-5% होती है, उस पर असर करती है। चलो वीडियो ज़्यादा लंबी होगी यार, ज़्यादा गहराई से बताने में, तो आप जल्दी कवर करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हो गया और आई टेस्ट हो गया, 6/12 की होगी। अब नाक की बात करें। अब इसके बाद नाक आती है। नाक में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। नाक आपकी साफ़ होनी चाहिए, गंदगी ना हो आपके नाक में। दूसरी बात, नाक की हड्डी टेढ़ी ना हो। नाक टेढ़ा चल जाएगा, नाक की हड्डी टेढ़ी ना हो भाई। ये नाक के बारे में। और कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हड्डी में कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए, और नाक के संबंधित ज़्यादा कुछ चेक होगा नहीं। इसके बाद आता है कान। कान के बारे में, कान के पर्दे में छेद ना हो, कान आपका बहता हुआ ना हो, और कान के अंदर आपके मैल ना हो। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपका कान बह ना रहा हो, आपके पर्दे में छेद ना हो, और आपके कान साफ़ हो, मैल ना हो, आप गंदगी ना भरी हुई हो। मैल तो अपना पहले निकलवा ही जाना भाई, मैल का पॉइंट बन जाता है। वाह यार, मैं क्यों अपना पॉइंट खड़ा करो। तो एक बार अपना मोटा मोटा जो साफ़ सफाई है आँख नाक कान की वो करवा लेना, और हॉस्पिटल में एक बार अपना चेकअप भी करा लेना मोटा मोटा। अगर करवा सको तो, ना करवा सको तो मैं बता ही रहा हूँ, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं आपके लिए। इसके बाद नाक का हो गया। इसके बाद कान का बता दिया, मैल की बता दी। इसके बाद दांतों की है भाई। दांत साफ़ सुथरे होने चाहिए, पायरिया ना हो आपके दांतों में, और कीड़े ना लगे हुए हों, और 28 दांत हों आपके। ऐसे ना हो कि भाई दांत कम हो या दांत निकलवा रखे हों या कोई और कमी हो रही हो, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके दांतों से संबंधित चेक होंगे। साफ़ सुथरे दांत करके जाना अपना, ब्रश व्रश को ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दांत पूरे होते हैं मोस्टली, अगर किसी ने कोई कहीं निकलवाया वगैरह ना हो तो। और भाई इसके बाद स्टेप 3 हो गया अपने क्लियर। अब आ गया स्टेप 4। वॉइस चेक करेंगे आपकी आवाज़, तुतलाता ना हो। अब मान लो आप भर्ती हो गए, पुलिस में लगे, कहीं आप कॉल पे गए हुए हो और आप वहाँ आपको कोई कमांड देनी पड़ जाए और आप वहाँ तुतलाए जाओगे, बोल ही नहीं पाओगे, किसी को कुछ कह ही नहीं पाओगे, तो इसका एक बहुत ही गलत इंप्रेशन पब्लिक के पे पड़ता है, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर की एक अलग इमेज होती है। तो इसके लिए वो आपकी आवाज़ चेक करते हैं कि आप तुतला ना रहे हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको एक अखबार दे देंगे, न्यूज़पेपर। मोस्टली यही करते हैं, बाकी कोई कविता गाना भी सुन लेता है, कोई कहता है गाना सुनाओ, या कोई कहता है पोइम सुनाओ, या कुछ भी। बाकी क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर पकड़ा देते हैं, उसको कहते हैं पढ़ो। तो उसमें 2 टेस्ट आपके हो जाते हैं। एक तो नज़दीक की आंखों का टेस्ट हो जाता है,
क्योंकि जिसको अगर नज़दीक से दिखाई नहीं देगा तो वो अखबार को दूर करके पढ़ेगा, और जो नज़दीक करके पढ़ेगा जल्दी जल्दी पढ़ देगा उसको स्पीड से, तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि तुतलाता भी नहीं है और नज़दीक की आंखें भी ठीक हैं। तो ये आपकी वॉइस का टेस्ट हो जाएगा, तुतलाता है या नहीं तुतलाता। अब 5वां स्टेप है एक्सरे। एक्सरे का स्टेप ऐसा है कि एक्सरे साथ ही ले लेते हैं वैसे ब्लड सैंपल के, कुछ एक में केसेस में बाद में लेते हैं, नहीं तो जब ब्लड और यूरिन सैंपल लेते हैं तो साथ ही साथ एक्सरा भी ले लेते हैं। आपका एक्सरे भी साथ ही हो जाएगा कि भाई कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, चेस्ट वगैरह में कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो, तो उसकी तरह उसके लिए आपका एक्सरे ले लेते हैं। इसके बाद हाथ पैर और उंगलियां हो जाती हैं। हाथ के बारे में बता दूं, ये देखो ऐसे हाथ है, उंगलियां ऐसे टेढ़ी हुई ना हो, मुड़ी हुई ना हो, और दूसरी बात उंगलियों की हाइट पूरी होनी चाहिए, उंगलियां कटी हुई ना हो, छोटी ना हो, खासकर राइट हैंड की आपकी उंगलियां कटी हुई है, छोटी ना हो। वैसे चेक दोनों की होंगी, प्रॉब्लम दोनों में काउंट होती है तो वो होती है सब, बाकी राइट हैंड की इस उंगली पे ज़्यादा फोकस होता है वैसे मैं बताऊँ आपको। लेकिन वैसे 10 उंगलियाँ और 8 उंगलियाँ और दोनों अंगूठे पूरे होने चाहिए, और लंबाई पूरी होनी चाहिए। थोड़ी बहुत पतली है उस चीज़ का नहीं है, थोड़ा बहुत चल जाता है, और एक टेढ़ी ना हो, ऐसे मुड़ी हुई होती है ना कहीं होगी, वैसे ज़्यादा वो ना हो। उसके बाद हाथ का टेस्ट बता दूं, ऐसे जब करवा के देखते हैं तो हमारे ये यहाँ से ये है ना एल्बो, ये टच ना करे जाएँ आपस में, ये आपस में टच ना करें एक दूसरे को, ये टेस्ट होगा। पैरों में घुटने आपके मिले ना, जब आप सीधे ऐसे खड़े करेंगे आपको सावधान, तो आपके घुटने एक दूसरे को टच ना करें, मिले ना एक दूसरे से। वो बीच में से एक स्केल गुजार के देखते हैं, स्केल होता है उनके पास, उस स्केल निकाल के देखते हैं, कभी जिसके टच हो जाते हैं घुटने तो स्केल आर पार नहीं होता। तो अगर किसी भाई के हल्के फुल्के टच होते भी हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैंने कमेंट बॉक्स में देना, उसका मैं कुछ आपको उपचार बताऊंगा। आपके घुटने टच नहीं करेंगे फिर आपके हाथों का तो खैर इतना ज़्यादा इलाज नहीं है, फिर मैं बता दूंगा। कोई पैरों के लिए बता दूंगा, अगर आपके घुटने टच हो रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करें ताकि आपके घुटने टच ना करें, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर किसी के कर भी रहे तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंने शुरू में भी कह दिया। हाँ, मेडिकल के हर कदम में हम आपके साथ हैं, जो बिल्कुल आपका मेडिकल होगा 100% होगा, ये दिल में विश्वास लेके चलें, और घबराना बिल्कुल नहीं है। अब अगले पॉइंट पे चलें, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हाथ पैर उंगलियां होगी, हाथ पैर हो गए। फ्लैट फुट का एक बड़ा मामला है, फ्लैट फुट के पॉइंट बन जाते हैं बहुत बार। फ्लैट फुट क्या होता है कि जब हम पैर रखते हैं ना, तो पूरा का पूरा पैर ज़मीन को टच नहीं करना चाहिए, बीच में वो जो उभरा हुआ हिस्सा होता है वो अदर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ना हो कि पैर पूरा का पूरा, जैसे देखो ये फ़ोटो बना रखी, बिल्कुल पूरा फ्लैट ना टिक जाए। अगर किसी का क्लियर नहीं हो पाता है तो वो ऐसा करते हैं कि जैसे गिला, आपके पैर को गिला कर देते हैं और फिर आपको फर्श पे चलवा के देखते हैं। अगर आपके पैर की पूरी छाप अगर फर्श पे गिर रही है तो आपका फ्लैट फुट है, अगर आपके पूरे पैर की छाप फर्श पर नहीं पड़ती तो आपका फ्लैट फुट नहीं है। ये आप अपने घर पर भी चेक कर सकते हो, पानी में पैर भिगोगे, फर्श पर चल के देखें, अगर आपके पूरे पैर की छाप गिर रही है तो फ्लैट फुट है, अगर नहीं गिर रही, बीच में जगह बचती है, तो आपका फ्लैट फुट नहीं है। ये क्लियर आपके घर पर ही हो जाएगा। तो ये हाथ पैर उंगलियों का टेस्ट होगा। इसके बाद है भाई स्टेप 7, ग्रोइंग पार्ट्स, जो हमारे जननांग बोलते हैं, ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं, उनका टेस्ट होता है भाई। तो उसमें मोटा मोटा टेस्ट होता है। खैर आर्मी तो थोड़ा टफ मेडिकल लेती है, आर्मी को तो आपका पता ही है आर्मी कैसे मेडिकल लेती है, जिन भाइयों ने मेडिकल दिए हैं। बाकी जो ये मेडिकल है इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा, इतना ज़्यादा आपको वो हरासमेंट वाला नहीं होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप सभी जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं वो ठीक होने चाहिए। वो ये सिर्फ चेक करेंगे मेल और फीमेल के जो पार्ट हैं वो ठीक हैं अपनी उस जैसे जो अपने थर्ड जेंडर होते हैं ना, ऐसी कोई कंडीशन ना हो, या कोई पाइल्स वगैरह की दिक्कत ना हो, या कोई और ऐसी समस्या ना हो। बस ज़्यादा गहराई से कुछ नहीं है। और किसी भाई को अगर एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आर्मी का जैसा टफ नहीं होगा ग्रोइंग, इस बारे में भी बस कोई मेजर प्रॉब्लम आपको ना हो, ठीक है। इसके बाद है हार्ट बीट, बीपी चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर। कईयों का क्या होता है कि जैसे चेक करने लगते हैं ना मेडिकल से, किसी भी जगह जाओ वो घबरा जाते हैं। मुझे ये नहीं पता कि घबराहट किस चीज़ की होती है, उनको किस लिए घबराते हो भाई, क्या होगा। किसी भी जगह जाओ सबसे खतरनाक बात सोच के चलो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है भाई, ये आपका मेडिकल फिट ना करेंगे, यही तो बात है। अगर आप घबराओगे तो वैसे अनफिट नहीं हो जाओगे, तो इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सीना चौड़ा करके खड़ा होना है कि हाँ हमारा सिलेक्शन होगा, हम फिट हैं बिल्कुल।
तो आपको ऐसे खड़ा होना है, हार्ट बीट अपनी नॉर्मल रखनी है, क्योंकि अगर आपकी हार्ट बीट वेरिएशन करेगी, घबराओगे तो हार्ट बीट एकदम अप ऊपर जाती है, जैसे हमें घबराहट होती है तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो वो आपको बीपी का, ब्लड प्रेशर का मरीज़ मान लेंगे। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। अपना पानी पीते रहना, बार बार पानी की बोतल अपने साथ रखना, ग्लूकोज वगैरह जो भी पीते हो आप शांत रहने के लिए। पानी पीने से हमारा बीपी भी कंट्रोल रहता है और हमारी हार्ट बीट भी बढ़ती नहीं है ज़्यादा। तो अपना पानी वगैरह पीते रहना, घबराना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद स्टेप 9वां और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन भी है, टैटू का। कुछ लोगों ने आपको बताया होगा कि भाई दाहिने हाथ पे अंदर की साइड चल जाएगा, बाहर की साइड नहीं चलेगा, ये चल जाएगा, वो नहीं चलेगा। भाई जब 2012 में मैंने मेडिकल दिया था, या बाद में SSC के मेडिकल दिया, उसमें टैटू बिल्कुल अलाउड नहीं था, बिल्कुल अलाउड नहीं करा था। अब ये भर्ती में क्या लोगों को सलाह दी जा रही है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, अगर छोटा मोटा टैटू आपने कहीं बनवा रखा है तो देखो आपने इतनी मेहनत से टेस्ट क्लियर किया है, अपना फिजिकल क्लियर किया है। टैटू बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और बहुत आजकल तो जो सर्जरी वगैरह से जो हटाते हैं उसमें इतनी खर्चा भी नहीं आता ज़्यादा, और ज़्यादा दर्द भी नहीं है। रिस्क मत लो, पता नहीं लगता सरकारी डिपार्टमेंट का कब किस समय कौन सा रूल नया तैयार कर दें और किस समय ये कर दें कि ये टैटू अलाउड नहीं है। आपके लिए 1 मिनट में समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मैं तो दोस्तों यही कहूँगा कि टैटू अगर आपके पास है तो टैटू को हटवा लो, रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो टैटू के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी किसी भाई को कोई शक हो तो कमेंट बॉक्स में करें। 9 पॉइंट जो चेकअप के आपके हैं मैंने सारे बता दिए क्या क्या चेक होगा। फिर भी अगर कुछ रह जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर भी कोई शक रह जाता है मेरा मोबाइल नंबर लें और मुझसे बात करें, पूछें, पूरी जानकारी सभी को दूंगा और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।